स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मध्यकाल का इतिहास। अच्छा, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसका जो वो ऊपर मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास जो कि मेंस लेवल का था उसे कवर कर लिया है और होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कलचुरी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां से सीजीपीएससी मेंस 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं मध्यकाल के इतिहास से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, हम लोग 3 महीने का मेंस का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे लेके जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। अभी तक यही डिसाइड हुआ है कि 3 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। 15 मार्च वाला जो आपका पेपर है इस साल वाला सीजीपीएससी यानी कि पिछले साल वाला, वो खत्म हो जाए उसके बाद हम ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। एकदम टू द पॉइंट रहेगा। इसमें मेंटोरशिप के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि आप क्या पढ़ें, आंसर कैसे लिखें, 1 to 1 हैंडल किया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। तो हमारे साथ बने रहेगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है कलचुरी वंश, ये आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा आखिरी तक। ये उस टाइप का कलचुरी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपने प्री में पढ़ा है। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कलचुरी आए कहाँ से और कलचुरी थे कौन। देखिए, ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है। अब बहुत आगे और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो चंद्र बरदई की जो किताब है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, उसमें भी त्रिपुरी के जो कलचुरी है उनके बारे में जिक्र है, लेकिन इतना डिटेल हमको जाना नहीं है। हम लोग सीधा सीधा बनाएंगे एक छत्तीसगढ़। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप बनाने नहीं आता है ये वाला, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मैप बनाने नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप छत्तीसगढ़ का मैप जो है आसानी से बना पाएंगे। मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप अच्छे से जब पेन पेंसिल से बनाएंगे तो इससे ज्यादा बेहतर बनेगा। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेन टैबलेट में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग स्टोरी पे। यहाँ पे था पाली, कोरबा पाली, और यहाँ पे था त्रिपुरी। ठीक है, तो हमको पता है कि जो कलचुरी थे, कलचुरों की जो राजधानी थी वो थी आपकी त्रिपुरी शुरुआत में, और अन्य जगह भी इन्होंने भी शासन किया है। महेशमती भी था उनमें से एक जहां पे इन्होंने शासन किया। त्रिपुरी कहाँ है आपका? एमपी पे। ठीक है, त्रिपुरी पे शासन कर रहे थे। अब क्या हुआ, राज्य विस्तार तो हो गई। तो राज्य विस्तार के तहत त्रिपुरी पे जो आपका कोक्कल नाम का राजा था, कोक्कल का जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शंकरगढ़, इसने 9वीं शताब्दी पे पाली प्रदेश पे आक्रमण किया। यहां पे आक्रमण किया। अब देखिए, आक्रमण होता है, इसे अच्छे से समझिएगा। जब भी आक्रमण होता है तो दो ही चीजें होंगी, या तो पाली प्रदेश पूरे तरीके से वो अपने अधीन में ले लेगा, अपना कोई आदमी वहां बैठाएगा और शासन कराएगा, या दूसरा होगा कि पाली का जो राजा था उसे ही उसने राज सिंहासन वापस दे दिया और बोलेगा मेरे को कि टकोली भेजते रहना। ठीक है, टकोली ये बहुत जरूरी है। किसी भी राजा या कोई भी साम्राज्य है, उसको अगर विकसित होना है और अपने आप को और बड़ा बनाना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और टकोली इस वजह से निर्धारित किया जाता था। तो टकोली निर्धारित किया गया था पाली जीतने के बाद। ठीक है, अभी भी शासन चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये इसके बाद क्या हुआ, देखिए कुछ इश्यू हुआ होगा। हो सकता है कि जब पाली का जो नरेश था इसके बाद जो आया होगा, हो सकता है इसका बेटा आया हो या उसका बेटा आया हो, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि मैं टकोली नहीं दूंगा और मैं त्रिपुरी के जो कलचुरी है उसके अधीन नहीं हूं। तो बाद में आते हैं एक राजा जिसका नाम रहता है कलिंगराज। कलिंगराज लगभग 1000 AD पे इसी पाली पे दोबारा आक्रमण करते हैं, इनकी पाली की राजधानी तबाह करते हैं और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की शुरुआत करते हैं। ठीक है, राजधानी तबाह करेंगे और बनाएंगे क्या, नया राजधानी तुम्माड़ नाम का राजधानी बनाएंगे, और यहां से आपका छत्तीसगढ़ के कलचुरी की शुरुआत होगी, जो 1000 AD पे आएंगे। और इन लोग रहेंगे कब तक, 1741। एक्चुअल में देखेंगे तो 1745 AD तक इन लोग रहते हैं। मैं बताऊंगा 1745 क्यों लिखा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे 41 आना था, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कलिंग राज के ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कलिंग राजा जो थे छोटे मोटे राजा नहीं थे। इनके बारे में जनरली आप प्री में पढ़ने को आपको मिलेगा नहीं।
तो कलिंग राज देखिए सबसे पहले तो आक्रमण करके पाली को तबाह कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि इसने जो है मतलब हाँ शक्तिशाली रहे होंगे। इसके बाद याद करिए इनकी एक उपाधि भी थी, परम महेश्वर, याद आया, महाशिवगुप्त बालार्जुन वाली परम महेश्वर उपाधि कोई कब धारण करता है, जब कुछ बड़ा काम करता है। तो इसी से पता चलता है कि कलिंग राज ने परम महेश्वर महेश्वरों वाली अगर उपाधि धारण की थी तो ये प्रतापी राजा रहा होगा। इतिहास को होगा में ही करिएगा, इसे है या था में मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जब आंसर राइटिंग भी करेंगे तो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, इससे पता चलता है कि ये बहुत ही प्रतापी राजा रहा होगा करिएगा। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कलिंग राज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। अब तुम्बाड़ ऐसा जगह जो कभी राजधानी था ही नहीं, वहां के लोगों को कंट्रोल में करना, वहां के जो जंगली लोग हैं उनको कंट्रोल में करना, नया नगर बसाना, ये भी बताता है कि ये बहुत ही प्रतापी के साथ साथ इसका शौर्य अच्छा रहा होगा, तब जाके वो तुम्बाड़ पे राजधानी को स्थापित कर पाया होगा। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि कलिंग राज से ऊपर क्वेश्चन आया तो आप लिखने में इसे कामयाब रहेंगे। चलिए फिर शुरू करें। आपके लिए क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की उत्पत्ति को समझाइए। दोनों आक्रमण हमने देखे, मेरे को लगता है कि शायद इसका आंसर आप आराम से लिख लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो को पॉज करिएगा और लिखने का जरूर ट्राई करिएगा, लिखेंगे नहीं तो मेंस नहीं होने वाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है रत्नदेव प्रथम के बारे में बताइए, 4 मार्क्स का। प्री में आपने पढ़ा हुआ है, क्या आप उस प्री के नॉलेज का इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं 4 मार्क्स का? लिख के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपका वर्ड का जो आंसर फॉर्मेशन है वो कितना सही है या नहीं है। ठीक है, टेल अस अबाउट रत्नदेव प्रथम, और इसके बारे में भी हमें जरूर रिव्यू दीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूं कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया रत्नदेव प्रथम के बारे में बताइए, इसे मैंने इंग्लिश में आंसर लिखा है, उतना बेटर नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी हैं इस वजह से तो मैंने इसे ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे आंसर को किया जाए या आप चाहते हैं कि हिंदी में ही आंसर है, या इंग्लिश वाले इससे खुश हैं? दोनों जो चीज रहेगी हमें जरूर बताइएगा। देखिए रत्नदेव प्रथम के बारे में आपने लिख लिया होगा अभी तक। सबसे पहला तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस और पावरफुल, ये प्रतापी राजा तो था ही, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी राजा भी था। ठीक है, इससे हम लोग कैसे पता चलता है, तुम्बाड़ से राजधानी रतनपुर बनाया। रतनपुर, कोई भी नया राजधानी बनाना छोटी मोटी बात नहीं होती है, पूरे लोगों को बसाना है, पूरा नया नगर बसाना है, आपको पैसा चाहिए, वहां के लोगों को हराना पड़ेगा जो वहां पे कब्जा करके रखे हुए हैं। कैपिटल को तुम्बाड़ से रतनपुर लाना बड़ी बात थी। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ इसके पास निधि की तो कमी नहीं रही होगी, क्योंकि नया रतनपुर जैसा नया नगर बसाया, बहुत सारे तालाबों का निर्माण कराया गया था इसके द्वारा। ठीक है, आज के डेट में नहीं मिलते देखने को, लेकिन उस टाइम तो करवाया गया था। और ये देखिए इनकी संस्कृति का भी पता चलता है इससे कि इन्होंने रतनपुर में माया मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ये सब चीज का निर्माण करवाया, तुम्बाड़ में करवाया था महिषासुर मर्दिनी मंदिर का इनका निर्माण। तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रतापी तो रहे थे, साथ में महत्वाकांक्षी राजा भी रहे थे। तो कोशिश करिएगा, इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल करके 4 मार्क्स का बहुत अच्छा आंसर लिखने का। चलिए आगे, जाजलदेव प्रथम के बारे में बताइए। जाजलदेव प्रथम, ठीक है, देखिए जाजलदेव प्रथम इस राजवंश का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक। सबसे पहला चीज, सोमेश्वर देव वाली मैंने आपको स्टोरी बताई थी। हाँ ठीक है, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इसने सोमेश्वर देव, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि सोमेश्वर देव को कब पराजित किया गया होगा। लेकिन फिर भी एक चीज समझिएगा कि जाजलदेव फिर भी बस्तर पे आक्रमण करता है, उसको ये पता है कि सोमेश्वर देव पावरफुल है। चलिए बूढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेना भी बूढ़ी हो गई, क्या नए लोग वो नहीं आएंगे, क्या नए नियुक्तियां नहीं होंगी? तो फिर भी इनके राज्य पे घुस के इनको हराना, इनको सपरिवार बंदी बना देना, ये बताता है कि जाजलदेव प्रथम प्रतापी राजा रहा था। उसके अलावा इन्होंने सिक्के जारी किए थे, सिक्के से पता चलता है ना कि ये शौर्य था, निधि की कोई कमी नहीं थी। जाजलदेव नगर बसाया हुआ है, इससे भी देखिए नया नगर बसा, तो इससे भी पता चलेगा कि कैपिटल तो नहीं था ये, लेकिन नया नगर था, नया नगर बसा, तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा निधि की तो कमी नहीं थी इनके पास। विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया, गज शार्दुल उपाधि धारण किया। इन सारी चीजों से पता चलता है कि जाजलदेव प्रथम बहुत ही प्रतापी और बहुत ही पावरफुल राजा रहा था।
और एक और चीज, त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था इसने। ठीक है, तो ये भी चीज हमको देखने को मिलता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आंसर को फ्रेम करिएगा और लिखने का जरूर ट्राई करिएगा। चलिए एक इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। एम्बिशियस एंड पावरफुल किंग, ये वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ये वाले पॉइंट को कहीं भी चिपकाया जा सकता है और आंसर अच्छा बनता है। गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी। गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे, ठीक है, और इससे पता चलता है कि वो बहुत ही प्रोस्पेरस को क्या बोलते हैं हिंदी पे, चलिए देख लीजिएगा। प्रोस्पेरस मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति थी इसके पास। गोल्ड कॉइन से उस राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। जाजल्यदेव टाउन बसाया गया था जांजगीर चांपा में, विष्णु टेम्पल बनवाया गया और शिव मंदिर पाली था, उसका भी जीर्णोद्धार इन्होंने रिनोवेट उन्होंने कराया था। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये जो थे जाजल्यदेव प्रथम पावरफुल और इंपॉर्टेंट राजा थे कलचुरियों के। आगे चले, अभी तक तो लग रहा है आपको कि प्री वाला ही चल रहा है सब, यहाँ से कुछ नया शुरू होगा, देखते हैं। भास्कर पंत का आक्रमण, आपको पता है 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया और कलचुरियों को तबाह कर दिया। क्या स्टोरी वैसी ही है जैसा आपने प्री में पढ़ा है? तो इसका जो आंसर है वो है जी नहीं। आपने जो प्री में पढ़ा है आपके सहूलियत के हिसाब से उसको तोड़ के छोटा रखा गया है ताकि ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, क्योंकि प्री पे वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होते वैसे। लेकिन यहाँ पे हम अगर सोर्सेस के हिसाब से बात करें तो स्टोरी कुछ और उभर के सामने आती है। कुछ भी मेरी स्टोरी नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपका, मेरा मेन सोर्स जो है वो है आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी। 2 बुक आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, राम कुमार बिहार जी की और एक आती है समग्र छत्तीसगढ़। ये 2 मेन सोर्सेस है जिनमें इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ काज और है, जैसे उपकार का कभी कभी मैं यूज कर लेता हूँ उस जगह को डिफाइन करने के लिए जो आपका प्री पे नहीं पड़ता है, जहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है उस जगह पे। देखिए चलते हैं आक्रमण में। एक छत्तीसगढ़ बना ले। मराठा को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब मराठा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे था आपका नागपुर और यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो थे आपके रघुजी प्रथम। यहाँ पे है उड़ीसा और यहाँ पे है बंगाल। बंगाल का भी रोल है, बताऊंगा मैं बंगाल का रोल क्या है। चलिए, भास्कर पंत का आक्रमण, रघुजी, देखिए रघुजी प्रथम, अब एक थे तो महत्वाकांक्षी ये लोग भी थे, बड़े बड़े राजा है, मराठा है, तो इनका जो था निधि खाली हो रहा था क्योंकि बड़ी एक स्थायी सेना रखनी पड़ रही थी। अब मराठा सेना रखना है आपको तो सबको सैलरी देना पड़ेगा, अच्छा, तो निधि इनका धीरे धीरे खाली हो रहा था। तब इनको जो अभियान है जिसको इंग्लिश में एक्सपीडिशन कहा जाता है, एक्सपीडिशन के तहत बाकी सारे प्रदेश को जीतना था और तभी इनकी जो खजाना है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा और इनकी जो महत्वाकांक्षा है कि और विस्तार किया जाए हमारे मराठा साम्राज्य का, वो हो पाएगा, ठीक है। तो इसी के तहत नागपुर से भेजा गया था भास्कर पंत को। भास्कर पंत जा कहाँ रहे थे समझिएगा, भास्कर पंत उड़ीसा जा रहे थे। यहाँ से इनको मीर हबीब, ठीक है, यही नाम था इनका, मीर हबीब का आक्रमण आया था उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जा कैसे रहे थे, नागपुर से होते हुए ये गए सबसे पहले राजनांदगांव, राजनांदगांव से गए यहाँ पे दुर्ग, दुर्ग से गए यहाँ पे रायपुर। अब यहाँ पे इन्होंने डेरा डाला और यहाँ से इनको निकलना चाहिए था उड़ीसा। इन लोग क्या सोचे थे कि यहाँ पे एक कैंप बना लेते हैं, अगर स्थिति खराब हुई, उड़ीसा तो जा रहे थे आक्रमण करने के लिए, स्थिति खराब हुई तो यहाँ से हम लोग वापस यहाँ पे एक डेरा डाला जा सकता है ताकि हमको एकदम पीछे नागपुर ना जाना पड़े, ठीक है। ऐसा सही चल रहा था। यहाँ पे रायपुर शाखा पे आपके जो शासन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोहन सिंह। जी हाँ, वही मोहन सिंह जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आखिरी राजा था। अब देखिए यहाँ पे नहीं पता क्या हुआ भास्कर पंत को, यहाँ से वो बिलासपुर के लिए कट लिया और वहां से वो रतनपुर कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे शासन कर रहे थे रघुनाथ सिंह, ठीक है। यहीं से आपको समझ में आता है कि मोहन सिंह ने कोई तो षड्यंत्र किया होगा कि रायपुर में आक्रमण ना करना छोड़, दुर्ग में आक्रमण ना करना छोड़, अपनी गाड़ी को उल्टा पलट के जाके रतनपुर में रघुनाथ सिंह के पास आक्रमण कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट के वजह से मोहन सिंह बोला जाता है कि इन्होंने षड्यंत्र किया था, ठीक है, सिर्फ यही पॉइंट के वजह से।
भास्कर पंत का जो आक्रमण है इसके बारे में जिक्र भी है, लेकिन उनके उड़ीसा अभियान और बंगाल अभियान के बारे में जिक्र है, जिसमें थोड़ा बहुत जानकारी हमको यहाँ के बारे में मिल जाती है। वहीं से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाला है। अब देखिए, रघुनाथ सिंह यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो क्या रघुनाथ सिंह इतने कमजोर थे कि मतलब आप सोचिए ना, जो 700 साल कलचुरी जो है शासन किए, उनके पास क्या इतनी भी स्थायी सेना नहीं थी कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आपने प्री में पढ़ा होगा, आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि पूरे तरीके से गलत है। फिर से बोल रहा हूं मैं, पूरे तरीके से गलत है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहासकार बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे वैसे प्री में क्वेश्चन आया कि आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आयोग आंसर लेता है तो लेता है, फिर तो आयोग अपने ही आंसर को नहीं मानता। तो रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया था। अब देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे आपका रघुनाथ सिंह है और यहाँ पे भास्कर पंत, ठीक है। भास्कर पंत क्या कर रहा था कि बातचीत चल रही थी इन दोनों के बीच में, रघुनाथ सिंह और भास्कर पंत, इनके बीच में शुरुआत में वार्तालाप, बातचीत चल रही थी, चीजों को लेके चल रही होगी कि आक्रमण कर देंगे, टकोली दे दो, नहीं तो और कुछ कर दो, ऐसे भी पैसे की नीड तो बहुत ज्यादा थी इनको। तो रघुनाथ सिंह और भास्कर पंत के बीच में आक्रमण चल रहा था। तो भास्कर पंत बातचीत के दौरान इनकी जो सेना थी उन्होंने रतनपुर में आक्रमण कर दिया सीधा, ठीक है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि आक्रमण भास्कर पंत के द्वारा ही किया गया था। अब इस समय आनन फानन में रघुनाथ सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मुठभेड़ या छोटी सी भी लड़ाई नहीं हुई होगी। एक गढ़ था, इसे हम लोग मराठा जब आक्रमण किए थे वहां देखेंगे, इस गढ़ पे आक्रमण किया गया था भास्कर पंत के सेना के द्वारा। तो इस गढ़ को बचाने के चक्कर में इसका जो दीवान था उसकी मृत्यु हुई है। अब दीवान की मृत्यु हुई, अगर आत्मसमर्पण कर देता तो दीवान की मृत्यु नहीं हो सकती थी, ये आपको भी पता है। तो इससे समझ में आता है कि छोटा मोटा मुठभेड़ तो हुआ ही होगा। भास्कर पंत पैसा के लिए इन लोग आए हुए थे उस समय। मराठा शुरू में बहुत पावरफुल थे, बाद में मराठा का हाल यही हो चुका था। पैसा के लिए आए हुए थे, पूरे गांव के ऊपर आग लगा रहे थे, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा विचलित होके, बहुत ज्यादा ये सारी चीजों को देखते हुए रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इनकी जो दो रानियां थीं, उन्होंने गढ़ से सफेद ध्वज लहराया और यहाँ पे ये चीज रुका, और इस वजह से बोला जाता है कि रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। इतनी सारी चीजें चल रही थी, रघुनाथ सिंह के पास कुछ मौका ही नहीं दिख रहा था कि वो आक्रमण कैसे करें। हाँ, आप आलोचना में इनके खिलाफ एक चीज जरूर कह सकते हैं कि इनको एक स्थायी सेना रखनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं रखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भास्कर पंत का आक्रमण जरूर समझ में आया होगा। अब एक चीज और बता दूं आपको, भास्कर पंत ने ये चलिए रघुनाथ सिंह को हटा दिया, यहाँ से अपना किसी प्रतिनिधि को शासन के लिए रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये गया उड़ीसा अभियान पे। उड़ीसा अभियान के बाद उसको इधर से आया बुलावा बंगाल से, अलीवर्दी खान का। इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। अलीवर्दी खान के पास गए, फिर अलीवर्दी खान और आपका भास्कर पंत के बीच में बातचीत चल रही थी, और अलीवर्दी खान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और भास्कर पंत वहां मारा गया। तो जो जैसा करता है वैसा बोता है, जैसा बोता है वैसा पाता है। आगे चले, कलचुरियों के पतन के कारण तो सबसे पहले तो आपको कमजोर शासक दिख रहे हैं, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, मतलब राज्य सिंह के बाद आपके जो सरदार सिंह, ये सारे आपके कमजोर शासक थे, उतने ज्यादा थे नहीं, तो इन लोग घुस नहीं पाते। अब कमजोरी का पता बगल में चल ही जाता है, नागपुर कितना दूरी था, सटा हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो कमजोर शासक इस वजह से भी हो सकता है कि ये उधर से कट के रतनपुर आए आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इनको पता था कि ये कमजोर है। कलचुरियों का विभाजन लाहौरी शाखा के साथ विभाजित हो चुका था, रतनपुर शाखा और लाहौरी शाखा, इसकी वजह से कलचुरियों की शक्ति दो पार्ट में विभाजित हो गई थी। मोहन सिंह का षड्यंत्र, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसे तो देखा हमने। और सैन्य प्रबंध, जिसके लिए आप कलचुरियों की आलोचना कर सकते हैं, जो आपका साम्राज्य है 700 साल शासन कर रहा है, उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं है। प्रशासनिक विभाजन, अब देखिए यहाँ से आपका जो है थोड़ा सा अलग देखने को शुरू होगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। बोल देगा छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाजन को समझाइए। लास्ट में मैंने वैसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिखने का जरूर कोशिश करिएगा। प्रशासनिक विभाजन आपको पता है, ये प्री वाले ही पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से एकदम अरेंज करके लिखना है। पंचकुल व्यवस्था थी, जिसके अंदर मंडल का जो हेड रहता था मंडलेश्वर होता था।
गढ़ का दीवान, बरहो का दाऊ, गोटिया ग्राम का प्रमुख होता था। तो इनके तहत राजस्व वसूला जाता था, इनका हेड जो रहता था वो राजा रहता था। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद इनका एक मंत्री परिषद रहता था, जो मंत्री परिषद के हिसाब से फिर काम किया जाता था। महाप्रभात, शौल्किक, महासंधि विग्रह, महापुरोहित, पूर्व प्रधान और पुरोहित, ये सारे लोग थे जिनसे पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। तो अगर आप देखेंगे सिलेबस तो वहां पे कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से लिखाया हुआ है। तो कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको ये वाले पॉइंट को, प्रशासनिक विभाजन को अच्छे से करना पड़ेगा। प्रशासनिक विभाजन से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और लिखने का जरूर ट्राई करिएगा। आते हैं, हमको जानना है कि कल्चुरी कालीन टाइम में सामाजिक स्थिति क्या थी। सामाजिक स्थिति इसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो सामाजिक स्थिति आपको दिख रही है, यही सामाजिक स्थिति लगभग आपको मराठा कालीन में भी देखने को मिलेगा। तो इसे आपने अच्छे से देखा हुआ है तो आपको मराठा कालीन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, सामाजिक स्थिति क्या क्या चल रहा था यहाँ पे, अब इससे छोटा छोटा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कल्चुरी कालीन सामाजिक स्थिति को समझाइए, ये पूछेगा डायरेक्ट 15 नंबर का। नहीं तो आपसे नीचे का क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कल्चुरी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, 8 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा ही करके एक और क्वेश्चन है, सांस्कृतिक दिशा, कल्चुरी कालीन सांस्कृतिक दिशा को समझाइए, ये जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप से चीजें आएंगी। तो सामाजिक जो है इनका सामाजिक स्थिति कैसे थी इसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था, पूरे भारत में वर्ण व्यवस्था चल रही है, तो यहाँ भी वर्ण व्यवस्था चलनी ही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 वर्ण शुरू से थे और यही 4 वर्ण आखिरी तक रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका राजा महाराजा वाला समय चल रहा है। लेकिन यहाँ के वर्ण व्यवस्था में आपको एक चीज का अभाव देखने को मिलता था, वो था कट्टरता। मतलब ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, ब्राह्मण का ही राज होगा। यहाँ का जो राजपद था वो थोड़ा अलग टाइप से था। मतलब राज्य प्राप्त करने के लिए आपको क्षत्रिय होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसका प्रमाण भी मिलता है ना, आप ऐसे सिर्फ बोल नहीं सकते। एक इनका सामंत था वल्लभराज, जो वैश्य था। देखिए, यहीं से पता चलता है कि कट्टरता नहीं थी। ठीक, और एक चीज और था, इनके सामाजिक स्थिति के वर्ण व्यवस्था में यहाँ के जो इनके ब्राह्मण थे वो विशेष स्थान रखते थे। ठीक है, सम्मान था। क्या मिलेगा आपको, वैसे ही करना है। आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, उसके नीचे अपना प्रूफ देना है कि किस आधार पे आप कह सकते हैं। तो हमको पता है कि राज सिंह जो इनका दरबारी कवि था, राज सिंह का दरबारी कवि जो गोपाल मिश्र था, वो एक ब्राह्मण था और इनको बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक पद प्राप्त था, कवि होने के नाते नहीं, ब्राह्मण होने के नाते। इनसे पता चलता है कि ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी। ए.ई. नेल्सन और हीरालाल 2 लोग थे जिन्होंने बोला था कि चेदी से छत्तीसगढ़ बना। याद करिए ज्योग्राफी में, वही ए.ई. नेल्सन जो थे उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ में 3 वर्ग के लोग थे, एक थे आर्य, निषाद और तीसरे थे द्रविड़। आर्य आपके उत्तर भारत के, द्रविड़ आपके दक्षिण भारत के, निषाद आपके विंध्याचल और जो मध्य भारत के जो लोग थे, मध्य भारत यानी कि यूपी मत पहुंच जाइएगा, बिहार नहीं पहुंच जाइएगा, विंध्याचल हो गया, एमपी हो गया, अगल बगल का ये वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ के लोगों को ये निषाद कहते थे। तो वर्ण व्यवस्था पूछेगा तो ये चारों करिएगा। कट्टरता का अभाव था, ए.ई. नेल्सन के अनुसार ये लोग रहते थे। इसे आप आराम से 8 मार्क्स का लिख लेंगे और ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपकी राइटिंग भी आपको समझ में आएगी कि राइटिंग मेरी अच्छी है कि नहीं है। आगे आए, महिलाओं की स्थिति। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति इनके टाइम में बहुत अच्छी थी। कल्चुरियों के टाइम में स्त्रियों का नाम जो होता था बड़े आदर के साथ लिया जाता था और मतलब बहुत आदर था। जैसे नोनल्ला देवी, अल्हड़ देवी, लच्छला, इन्होंने क्या किया था, धार्मिक के साथ साथ राजकीय दोनों कार्यों में अपना वर्चस्व रखा था। मतलब दोनों चीज में ये राजपाट में भी सम्मिलित थे। ठीक है, एक चीज और हमको देखने को मिलता है, हमने देखा ना रघुनाथ सिंह की पत्नी जो थी, उन्होंने श्वेत ध्वज लहरा के आत्मसमर्पण करवाया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो उस समय पे इतने बड़े निर्णय ले सकती थी, जो कि काफी बड़ी बात है। जाजल्य देव की माँ के कहने पे सोमेश्वर देव को सपरिवार छोड़ा गया था ना। अब सोमेश्वर देव की माँ क्या करेगी, जाके जाजल देव से बात करेंगी कि छोड़ दो इसको, नहीं। सोमेश्वर देव की जो माँ रहेगी वो जाजल्य देव की माँ से बात करेंगी और उनकी माँ जो रहेगी वो जाजल्य देव को बोलेगी कि बेटा छोड़ दे इसको। ठीक है, इस वजह से पता चलता है कि माँ की कितनी इज्जत थी और
माँ को कितना सम्मान दिया जाता था इनके समय पे। रघुनाथ सिंह की पत्नियां, ये चीज तो मैंने आपको बताया, तो इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति तो काफी अच्छी थी। हमको पता चलता है बहु विवाह के बारे में। रत्नदेव थर्ड, इनके बारे में आपने पढ़ा है लेकिन प्री में ये नहीं देखा था कि इनका खरोच शिलालेख है। खरोच शिलालेख से पता चलता है कि इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रल्हा और दूसरे का नाम था पद्मा। रघुनाथ सिंह की भी 2 पत्नियां थी। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि महिलाओं की स्थिति अच्छी तो थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा, सती प्रथा क्या क्या उल्लेख मिलता है आपको? एक चीज याद आएगा, बिंबाजी भोसले की पति उषाबाई ने सती हो गई थी, सती चौरा से पता चलता है, ठीक है, लेकिन वो कलचुरी कालीन नहीं है। अल्हड़देव, ये थे कलचुरी शासक, ठीक है, ये होंगे मेरे ख्याल से अंधकार वंश, अंधकार काल के समय पे कोई कलचुरी राजा। तो उस समय जब ये पराजित हो गए थे और मारे गए थे युद्ध भूमि, तो इनकी तीनों रानियां जो थी वो सती हो गई थी। तो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। अंधविश्वास था ही, अंधविश्वास मतलब बैगा का उच्च स्थान दिया जाता था, जादू टोना पे विश्वास किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, ये सती प्रथा, बहु विवाह, इन सारे को तो महिलाओं में आप जोड़ के आएंगे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अंधविश्वास अलग हो जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक दिशा देखते हैं हम लोग। देखिए, सांस्कृतिक का मतलब समझिए सबसे पहले, किसी समाज, देश आदि की प्रथाएं, विचारधारा, विश्वास, मतलब क्या प्रथाएं मानते हैं, उनका विचारधारा क्या है, किस चीज पे विश्वास करते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक दिशा। सही है। इंग्लिश में देखिए, कस्टम, आइडिया, बिलीव ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, मतलब कुछ बिलीव तो चाहिए ना, मतलब इसको हम लोग रिलीजन से जोड़ सकते हैं क्या? जरूर जोड़ सकते हैं। ये आपको सोशियोलॉजी पे डिटेल मिलेगा, सांस्कृतिक यानी कि कल्चर, ठीक है, देखते हैं। तो ये है इनका संस्कृति, किसके ऊपर बिलीव था, किसके ऊपर भरोसा करते थे। सबसे पहले तो ये शैव थे, परम शैव थे। रतनपुर के कलचुरी नरेश परम शैव थे, ओम नमः शिवाय गुदवाते थे सिक्के पे। और आपकी महामाया मंदिर जो है रतनपुर वाला, वहां भी ओम नमः शिवाय लिखवाया हुआ है। वैष्णव धर्म के बारे में कैसे पता चलता है? अब ये तो परम शैव थे, तो वैष्णव धर्म कहाँ से आ जाएगा? सो याद करिए, जाजल्यदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर बनवाया था, ये बताया था मैंने आपको। और रत्नदेव द्वितीय जो था, राजीव लोचन मंदिर का रिनोवेशन, जीर्णोद्धार करवाया था। इससे भी पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म को भी मानते थे। शाक्त यानी कि शक्ति, रतनपुर में महामाया मंदिर, ठीक है, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर और सिक्कों पे गजलक्ष्मी, इससे पता चलता है कि यह शाक्त धर्म को भी मानते थे। बौद्ध धर्म, अब ये देखिए, ये दिया हुआ आपका हेन स्वांग का यात्रा विवरण, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा बौद्ध विहार थे, ठीक है। अब हेन स्वांग का टाइम 639 है और ये क्या बोलते हैं, इनका टाइम बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन बौद्ध विहार तो थे। अब हेन स्वांग का यात्रा विवरण के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी देती है। तो बोला जा सकता है कि हाँ, बौद्ध धर्म का थोड़ा बहुत प्रभाव इनके समय में रहा होगा। अब बौद्ध विहार थे तो पूरे तरीके से ध्वस्त तो नहीं होंगे। यात्रा विवरण दिया गया था और बाद में जब खुदाई हुई तो पता चला कि हाँ, बौद्ध विहार तो यहाँ थे। तो अगर बौद्ध विहार हेन स्वांग के टाइम में थे, कलचुरी के टाइम में भी रहे होंगे, तब जाके खुदाई में वो बौद्ध विहार मिलेंगे ना। तो इससे पता चलता है कि हाँ, बौद्ध धर्म में थोड़ी बहुत तो आस्था रही होगी, नहीं तो बौद्ध विहार का ये विध्वंस भी करवा सकते थे, बड़ी चीज तो थी नहीं। शिक्षा और साहित्य, यहाँ पे शिक्षा और साहित्य का क्या था देखिए, कवि गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा लिखी, तो इससे पता चलता है कि शिक्षा और साहित्य पे इनका तो था प्रभाव और वर्चस्व तो था। बाबू रेवाराम, कलचुरियों का इतिहास लिखने वाले बाबू रेवाराम प्रमुख व्यक्ति। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, इसे ध्यान दीजिएगा, रतनपुर, मल्हार, सिरपुर और आरंग ये सुप्रसिद्ध केंद्र थे शिक्षा के, ठीक है, ये सुप्रसिद्ध केंद्र थे शिक्षा के और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धर्मशास्त्र, ये जो 4 जगह बताया ना मैंने आपको, रतनपुर, मल्हार, सिरपुर और आरंग, इस पे धर्मशास्त्र, नीति विज्ञान और आयुर्विज्ञान और गणित की पढ़ाई होती थी और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कलचुरी कालीन समय पे शिक्षा और साहित्य का क्या प्रभाव था, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपसे और आपको यही सारी चीजें लिखना है। गोपाल मिश्र का योगदान, बाबू रेवाराम का योगदान, ये 4 प्रमुख केंद्र और यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी साहित्य, बहुत सारी साहित्य रचना आपने देखी होगी इनकी,
इनका कहना है, ये क्लेम करते हैं और आप इनका नाम लेके ही लिखिएगा अगर आप बोलते हैं तो, नालंदा और तक्षशिला से पहले रतनपुर में एक विश्वविद्यालय था। ये क्लेम किया है आपका बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में ये जो कलचुरी थे काफी ऊपर थे। आर्थिक दशा का हम पता लगा सकते हैं इनके सिक्कों से। अब आप आराम से इसे डील कर सकते हैं कि सिक्के से क्या क्या चीज पता चलता है। इतने लेक्चर्स हो चुके हैं। तो कल्याण साय का आप याद करिए, इनका जो राजा टोडरमल ने जो जमाबंदी प्रणाली का इस्तेमाल करके अकबर के लिए बनाया था, उसी जमाबंदी प्रणाली से पता चलता है कि इनके 48 गढ़ थे उनके जमाबंदी प्रणाली में, और एक गढ़ से लगभग 61 लाख रुपए आता था। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट है। इससे पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। ठीक है, गढ़ से अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं और आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। अब जब हम आएंगे मराठा टाइम में तो आपको समझ में आएगा कि आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई। और आर्थिक दिशा में और एक चीज था, किसान। यहाँ पे ज्यादातर लोग थे वो किसानी करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी स्थिति थी किसानी की, तो किसानी करते थे लेकिन स्थिति इनकी काफी अच्छी रही होगी। यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कराता हूँ, इसे आप पॉज करिएगा और पढ़ के जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले कोशिश करिएगा कि आप इसे अपने से लिख के देखें। एक सबसे पहला ये करिएगा, कौटिल्य के अनुसार कृषि, पशुपालन, वाणिज्य ये 3 प्राचीन अर्थव्यवस्था के आधार माने गए हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रो। उसके बाद बाकी सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कुछ, और इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, अब तब आपको समझ में आएगा। ये जो है इसे छोड़ने की गलती मत करिएगा। 8 और 15 मार्क्स वाला पोर्शन है ये, इसे छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो कलचुरी कालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति को समझाइए, डायरेक्ट 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का मतलब क्या होता है, एक पेज तो आप फुल लिखेंगे, उसके अलावा सेकेंड पेज का हाफ लिखेंगे, मतलब 1.5 पेज का आंसर आप लिखेंगे 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसे ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन प्रशासन को समझाइए। प्रशासन हमने देख लिया, गढ़, दीवान, गोटिया और मंत्री परिषद, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आंसर लिखिएगा। कलचुरी कालीन समय पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे जरूर लिखिएगा। यहाँ पे आपका जो है कलचुरी पूरे रूप से समाप्त होता है। 8 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, और इसे हमने एक ही वीडियो में खत्म कर लिया है। अगले वाले वीडियो पे हम लोग मराठा को कवर करेंगे, और उसे भी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर कर लें, और आपका पूरा मध्यकाल जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इस वाले टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, कलचुरी और मराठा, क्योंकि यहाँ से आपके 8 और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनका जो ये है मतलब टॉपिक देखेंगे तो ये वैसे टॉपिक नहीं है जिसका जिक्र आप प्री में देखें। प्री में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ही नहीं, तो इस वजह से इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके मार्क्स नहीं तो खराब होंगे यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप नए होंगे तो, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे जो है यूट्यूब हमारे वीडियो की रिकमेंडेशन आपको जरूर देता रहेगा। और मिलते हैं और इसी तरीके के और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।